हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर अध्याय 8 इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, जीवों में एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देखिए क्या है। जीवों की जनन की क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें, जीव जनन क्यों करते हैं। मेन यहाँ पे यही है कि जो जीव हैं वो रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं। ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन, ये जो यहाँ पे जो पोषण दिया गया है, रेस्पिरेशन दिया गया है और एक्सक्रीशन दिया गया है, ये जैसे आवश्यक जैव प्रक्रियाओं की तुलना में किसी व्यष्टि यानी कि जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या है कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये जैव प्रक्रमों के लिए जो है, जैव प्रक्रम जो है उसके लिए ये अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो जो व्यष्टि यानी जो जीव है उसको जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं, अगर इसकी कंपैरिजन में देखा जाए। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक ही नहीं है। तो कक्षा में इस प्रश्न को संभावित उत्तर खोजने का अत्यंत रोचक होगा, मतलब इसकी प्रश्न का उत्तर ढूंढें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं, अलग अलग तरीके के जो जीव हैं वो हमें इसलिए नोटिस किए जाते हैं, इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। आखिर अगर वो जनन ना करे तो हमें एक ही वैरायटी के हर जगह ना दिखे, या फिर दिखे ही ना लंबे समय तक के। तो इसलिए वो जो अलग अलग विभिन्न वैरायटीज़ के जो हमको देखने को मिलते हैं, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता है तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि यानी अपने जैसे जो जीव हैं वो उत्पन्न नहीं करता है, तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता है। यानी कि कोई ऐसा जीव है जो कि अकेला है और वो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न भी नहीं कर रहा है, तो जाहिर है वो कुछ समय तक ही रहेगा, जब तक कि वो जीवित है तब तक कि वो दिखेगा, उसके बाद वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, विलुप्त हो चुका होगा। किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है, कि ये हमें पता चलता है कि वो जो स्पीशीज है वो कब से है, ठीक है। और उन लोग का रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें उनसे अस्तित्व का हमें ज्ञान कराती हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि, दो जीव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? तो देखिए, सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं जनरली, तभी हम कहते हैं कि वे एक ही स्पीशीज की होंगी। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखाई देते हैं। यानी कहने का है कि जो जनन करने वाले जो जीव हैं वो जो संतति को, जो संतान है, ठीक है, जो उनकी ब्रीड है उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो जो बहुत सीमा तक के उनके समान दिखेंगे। जो जो है पेरेंट सेल्स जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनकी जो संतानें होंगी, ठीक है, वो लगभग लगभग सिमिलर दिखेंगी थोड़ा बहुत। तो अब देखते हैं कितने तरीके की, ये जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे इसकी हेडिंग देखिए यहाँ पे, क्या जीव पूर्णतः अपनी जो प्रतिकृति का सृजन करते हैं, यानी कि जो पेरेंट सेल होती हैं वो क्या पूरी जो अपनी संतानें क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो पूरी अपनी फोटोकॉपी, प्रतिकृति यानी अपनी फोटोकॉपी, पूरी अपनी कॉपी जो है वो क्रिएट करते हैं? तो आइए देखिए, विभिन्न जीवों की अभिकल्प, आकार एवं आकृति समान होने के कारण वे सदृश प्रतीत होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से ऐसे जीव हैं जिनका जो अभिकल्प होता है, उनकी जो डिज़ाइन है, उनका जो आकार, शेप है, उनकी आकृति, अगर वो समान है तो समान होने के कारण वो हमें सिमिलर, सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प, शरीर की जो डिज़ाइन है वो समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि शरीर का विकल्प अगर समान है तो वो उनका ब्लूप्रिंट यानी कि वो एकदम एक इक्वल होंगे, एकदम एक दूसरे की कॉपी होंगे, फोटोकॉपी होंगे। तो ऐसा संभव, अगर इसको जांचे तो दुनिया में अगर ट्विंस भी,
आगे हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो ट्विंस होते हैं, जो है सिमिलर यानी कि सेम जाइगोट से बने होते हैं, तो वो ट्विंस भी देखने में एकदम सिमिलर लगेंगे, लेकिन उनकी जो फिंगरप्रिंट होती हैं वो डिफ़र होती हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट का जो निशान होगा वो डिफ़र होगा, या अगर वो उसमें भी अगर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ मिल रही होंगी तो मेंटली या कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म है, कि अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक के संतति पीढ़ी में जाते हैं, क्योंकि डीएनए में ही जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं उन्हीं में ही मेनली गुणों, जो आनुवंशिक गुण होते हैं, उनका संदेश मिलता है जो जनक की संतति पीढ़ी में जाते हैं, जो पेरेंट सेल से उनकी जो संतान होती है उनमें जाते हैं। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचित निहित होती हैं, जो सूचना जो होती है वो निहित होती हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। अगर ये संदेश अलग होगा तो उसमें बनने वाली जो प्रोटीन है वो भी अलग होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होती है। ठीक है, और विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता, अलग अलग तरीके की जो प्रोटीन है वो अलग अलग तरीके के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी उसमें, प्रोटीन अगर अलग होगी तो बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। मेनली जो रिप्रोडक्शन है उसका अगर मेन रीज़न देखें, मेन अगर उसका जो है घटना देखें तो वो क्या है, डीएनए की कॉपी करना। ठीक है, डीएनए की कॉपी बनाना, इसके जो बड़ा डीएनए होगा उसी के छोटे छोटे टुकड़े, फिर उसके बाद वो आगे जा करके वो भी अपने जैसा बड़े बन जाएंगे। डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिकाओं में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, यानी 2 जो कॉपी बनती है वो एक दूसरे से अलग होना उनका आवश्यक है, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी जो कॉपी है उसको उसके बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि डीएनए की जो 2 कॉपीज़ हैं उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, यानी सेल के अंदर उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीएनए की जो एक कॉपी है उसको मूल कोशिका जो मेन पेरेंट सेल है उसमें रखें और दूसरी जो कॉपी है उसको शरीर के बाहर निकाल दें। ठीक है, तो अगर उसके बाहर निकाल देने से उसका मेन जो काम है वो नहीं होगा। दूसरी जो कॉपी है उसके पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु, ये जो जैव प्रक्रम होते हैं, ऑर्गेनाइज सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। ठीक है, दूसरी जो कॉपी है उसके पास जैव प्रक्रम के अनुरक्षण हेतु जो संगठित कोशिकीय संरचना है वो नहीं होगी। इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति जो डीएनए की कॉपी बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल बस यही है कि डीएनए की जो कॉपी है वो जब बन जाती है उसके साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि अगर डीएनए का डिवीज़न हुआ है तो डीएनए की जो कॉपी है वो भी बनती रहती है, साथ ही साथ जो सेल संरचनाएं जो क्रिएट हो रही हैं, जो उसके साथ साथ जो और स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं सेल्स के, ठीक है, तो वो भी साथ में होता रहता है। और इसके बाद डीएनए की जो कॉपी है वो अलग हो जाती है, पूरा इसका जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर पूरा बनने के बाद फिर इसकी जो कॉपीज़ जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक कोशिका है, मतलब आप ये समझ लीजिए एक सेल है पेरेंट सेल, इसमें इसका क्रोमोसोम्स होगा, पूरे डीएनए वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है, अब इससे क्या डॉटर सेल्स बन रही हैं, तो डॉटर सेल्स में हम ये कह सकते हैं कि जो ये कोशिकाएं हैं इनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल हेलिक्स होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होगा, ऐसे डबल करके ऐसे नहीं बना रहता है, यूँ इस तरह से होगा। तो अब क्या होगा कि जब इसकी जो पेरेंट सेल्स है उससे जब इसकी संतानें जो है अलग अलग बनेंगी तो उसमें हाफ हाफ क्रोमोसोम्स, यानी कि कहने का मतलब है कि आधा इसमें चले जाए, आधा मूल में ही रहे, आधा बाहर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ये पेरेंट सेल जो है वही 2 पार्ट में डिवाइड होगी, यानी आधे क्रोमोसोम्स इसमें होंगे, आधे क्रोमोसोम्स इसमें होंगे। यानी जो डबल जो इसका स्टैंडर्ड दिखाया गया है, इसका एक पोर्शन इसमें चला जाएगा, एक पोर्शन इसमें, फिर ये अपना धीरे धीरे, और साथ ही साथ जो इनका साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी पूरा सेल अपना स्ट्रक्चर बना लेंगी।
तो अब आगे देखते हैं कि ये दोनों जो कोशिकाएं हैं यद्यपि एक समान हैं, परंतु क्या वे पूर्ण रूप समरूप है? मतलब हालांकि हम अभी तो देख रहे हैं कि एक समान हमें दिख रही हैं दोनों कोशिकाएं, लेकिन क्या पूरी तरीके से ये समरूप है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि जो कॉपीज हैं, प्रतिकृति हैं, उनकी प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित हुई हैं। आखिर ये जो कॉपीज जो बनी हैं वो कितनी अच्छी तरीके से ये जो है तैयार हुई हैं, बनाई गई हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती, यानी कि पूरी तरीके से वो शुद्ध नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। अब डीएनए की जो कॉपी बनी इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होंगी। जो मेन जो डीएनए था उसकी जैसी नहीं होंगी। ठीक है, हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हों कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपनी कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित न हो पाए। ऐसा भी हो सकता है। इसी प्रकार की संतति कोशिका अगर ऐसा होता है कि वो अपने आप को जो कोशिकीय संगठन के साथ जो नई जो डीएनए की कॉपी है वो समायोजित नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो संतति कोशिका है वो मर भी जाती है। ठीक है, दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती हैं, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो संतति कोशिकाएं होती हैं वो समान, मान लीजिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने में समान लग रहा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इसमें दिया गया है विभिन्नता का महत्व। जो वेराइटीज हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे देखें। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की जो समष्टि है, जीवों की जो यहाँ पे जो इनका जो प्रोसेस जो उनकी पॉपुलेशन दी गई है ना जो जीवों की जो समष्टि है, समष्टि मीन्स पॉपुलेशन, वो पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। निकेत जिसे नाइचिस बोलते हैं। नेचिस क्या होता है? देखिए, नेचिस जो होता है वो क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में जो मतलब एक ऑर्गेनिज्म का पूरा एक ग्रुप जो कि एज अ कम्युनिटी की तरह प्ले करे, एक कम्युनिटी की तरह पूरा एक रोल प्ले करे, उसे हम निकेत कहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताना है कि जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति यानी स्पीशीज की जो समष्टि है, पॉपुलेशन है, उसके स्थायित्व का संबंध जनन से है। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रजाति स्पीशीज अगर हमें देखने को मिल रही है, उसकी पूरी पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है, तो वो मेनली समष्टि के स्थायित्व का जो संबंध है वो किससे? जनन से। रिप्रोडक्शन हुआ होगा तभी वो एक उनकी पूरी प्रजाति के रूप में वो प्रेजेंट है। ठीक है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। अब ये जो नाइचेस हैं उनमें अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि पहले तो हमने नाइचेस को ये समझ लिया ये होता क्या है। निकेत क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो कम्युनिटी के रूप में रहते हैं, एक गिरोह के रूप में ऑर्गेनिज्म की पूरी, जैसे वो प्रजाति के रूप में रहते नहीं है एक ही जगह, तो वही जो है निकेत कहलाते हैं। तो निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हैं। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि पॉपुलेशन अपने निकेत के अनुकूल, अपनी जो कम्युनिटी है उसके अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि जो समष्टि है, पॉपुलेशन है, किसी भी जो है जीव की पॉपुलेशन जो है वो अपनी निकेत की जो उसकी कम्युनिटी है उसके अनुकूल है, जैसी इसकी कम्युनिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर है, और अगर उस जो है निकेत में किसी कुछ उग्र परिवर्तन आ गए, कोई ऐसी जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली जो चेंजेस हो गए इसमें, ठीक है, तो जैसे कि कोई डिजीज़ आ गई या कोई जो है मतलब कोई भी प्राकृतिक घटना हो गई, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जो पूरी समष्टि है उसका समूल विनाश भी संभव है। यानी पूरी जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की या जो भी हैं उनका पूरी की तरीके से पूरा जो उनका विनाश संभव हो सकता है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। यानी कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन में कुछ ऐसे जीव हैं उनमें अगर कुछ जीवों में अगर कुछ चेंजेस ऐसे हो गए जिनके आधार पर वो जो है जीवित रह सकते हैं, तो उनकी जीने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी।
अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले, जो यहाँ पे टेम्परेट वाटर में जो पाए जाने वाले जो जीव हैं या जीवाणु हैं, ठीक है, उनकी कोई समष्टि है, उनकी कोई जो है पॉपुलेशन होगी, तथा वैश्विक समीकरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है। अब मान लीजिए जो यहाँ पे टेम्परेट वाटर है, शीतोष्ण जल, उसमें जो जीवाणुओं की अपनी पॉपुलेशन पाई जा रही होगी समष्टि, उसमें क्या हुआ कि अब जो वाटर था, ठीक है, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे वैश्विक ऊष्मीकरण हो गया, जिसकी वजह से जल का जो ताप है वो बढ़ गया। अब क्या है कि अधिकतर जो जीवाणु की जो व्यष्टियाँ हैं, जीवाणु की जो पॉपुलेशन है वो मर जाएंगी, परंतु कुछ जो उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले होंगे, कुछ ऐसे जीवाणु जिनके अंदर उष्ण प्रतिरोधी क्षमता होगी, जिनके अंदर वो जो हीट है उससे वो बच सकते हैं, उसका प्रतिरोध कर सकते हैं, तो वो अगर उनके अंदर क्षमता वाले कुछ जो है परिवर्तित हैं, तो वही जीवित रहेंगे, ठीक है। तथा वृद्धि, वो अब जीवित हो रहे हैं तो वृद्धि भी करेंगे, जाहिर है। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। तो हम सिंपली इस पूरे स्टेटमेंट से यही कह सकते हैं कि जो विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, तो जो डिफरेंसेस होते हैं वो किसी भी स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें दिया गया है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। जो एकल जीव होते हैं, कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव, उनमें प्रजनन की विधि कैसी होती है। तो क्रियाकलाप के आधार पर देखिए, इसमें पहले हमें क्या करना है, 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोलिए। अब एक परखनली में इस विलियन का 20 ml लेकर के उसमें एक चुटकी यीस्ट पाउडर डालिए। परखनली की मुख को रुई से ढक करके किसी गर्म स्थान पर रखिए। 1-2 घंटे पश्चात परखनली में यीस्ट संवर्ध की एक बूंद स्लाइड पर ले करके उस पर कवर स्लिप, यानी कि जो वो पूरा एक संवर्धन, पूरा सॉल्यूशन जो यीस्ट का बना हुआ है, ठीक है, उसकी एक बूंद लेकर के स्लाइड पर रख करके कवर स्लिप से कवर करके अब उससे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से जो स्लाइड है उसका प्रेक्षण कीजिए। उसे देखिए कि आपको उसमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड क्रियाकलाप क्या करना है, डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम या अंधेरे स्थान पर रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइस की सतह पर निरीक्षण कीजिए। अपने 1 सप्ताह की प्रेक्षण कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए, मतलब हर दिन 1 सप्ताह तक के उसको इसी तरीके से रखिए कि जो डबल रोटी है उसके टुकड़े को जल में भिगो करके ठंडे नम स्थान पर या अंधेरे जो स्थान है वहाँ पे रख दिए। 1 हफ्ते बाद उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, यही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है। तो मेनली हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो यीस्ट था, ठीक है, क्योंकि यीस्ट का पाउडर हमने पहले वाले में डाल रखा था, तो यीस्ट की वृद्धि एवं दूसरी क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि। पहले वाले में तो यीस्ट की वृद्धि हुई है, ठीक है, दूसरे में क्या है, कवक की वृद्धि हुई है, क्योंकि डबल रोटी को जब नम स्थान पर जो इसको रख देते हैं एक सप्ताह या कई दिनों तक के अगर हम रख देंगे तो उसमें जो कवक हैं, फंजाई जो हैं, वो उगने लगते हैं, ठीक है। तो कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें अंतर क्या है। तो इस चर्चा के बाद इस चर्चा की बात की जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों की जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है, जो शरीर की जो डिज़ाइन है उस पर निर्भर करती हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे विखंडन। विखंडन यानी फिशन। इसमें होता क्या है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीवों में फिशन के द्वारा जो है नए जीव उत्पन्न होते हैं। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अमीबा है, अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। अमीबा जैसे जो जीव हैं उनके लिए कोई ये नहीं है कि पहली बात तो उनका कोई आकार ही निश्चित नहीं होता, इसलिए वो किसी भी जगह से उनका जो है डिवीजन हो सकता है, किसी भी तल से। यहाँ पे क्रियाकलाप में देखिए क्या करना है, अमीबा की एक स्थायी स्लाइड की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रेक्षण कीजिए। एक स्थायी स्लाइड लेना है। इसी प्रकार अमीबा के द्विखंडन की स्थायी स्लाइड का परीक्षण कीजिए। पहले एक सिंपल जिसमें अमीबा कैसा दिख रहा है वैसा देखना है, फिर उसके जिसमें 2 खंड हो जा रहे हैं उसकी स्थायी स्लाइड का परीक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए कि क्या डिफरेंसेस थे, क्या आखिर देखने को उसमें मिला। ये यहाँ पे द्विखंडन की उसकी जो है दिखाई गई है कि एक अमीबा कैसे उसमें जो न्यूक्लियस का, मतलब कि इसका जो विखंडन हो रहा है ना, उसका जो सेलुलर मटेरियल 2 पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे होकर के 2 अमीबा का शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये जो है ये द्विखंडन की जो प्रोसेस है वो उसमें यहाँ पे देखने को मिली। परंतु कुछ एककोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। अब जाहिर है अमीबा सबसे छोटा उसमें देखा जाएगा, सबसे सरल जो है एककोशिकीय जीव है। अब जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और जो है कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो कुछ यहाँ पे एककोशिकीय जीव ही दिए गए जिनकी संरचना थोड़ी सी संगठित हो गई है। उदाहरण के तौर पे जैसे कालाजार के जो रोगाणु हैं या लीशमीनिया के में
कोशिका के एक सिरे पर, लीशमैनिया जो होता है उसमें कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। आप यहाँ पे देखेंगे ये लीशमैनिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें ये इसका एक सिरा है जिसमें कोड़े की समान एक जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। एक यहाँ पे फिक्स्ड जो है वो तल होता है जहाँ से इसका विखंडन होगा। ठीक है, तो जैसे मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें बहुखंडन कहते हैं। आप यहाँ पे जो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें आप पहले देखिए, जो ये लीशमैनिया जो दिया गया कालाजार का जो रिगाड़ू है उसका यहाँ पे दिखाया गया है। लीशमैनिया में द्विखंडन कैसे हो रहा है, ऊपर से एक जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है जो कि जो है कोड़े के समान की पूरी ये संरचना दिखाई गई है। ठीक है, उसमें हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले स्टेप में एक और छिद्र बन गया जिससे से एक और निकल रही है। जैसे जैसे ये निकल रही है वैसे वैसे अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। फिर अभी भी इसकी जो पूरी सेल का जो स्ट्रक्चर है, पूरी जो कोशिका है वो जैसी एक ही अभी सिंगल ही दिख रही है। फिर हमने देखा कि नीचे से ये दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे करके ये ऊपर का ये जो इसका जो कोड़े के समान की जो संरचना बन रही है ये भी दो एकदम पूरी पूरी तरीके से दोनों एक साइज की बन गई और नीचे से ये पूरा तरीके से डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से इनका डिवीजन होता है। वही मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम वगैरह जो होते हैं उनमें बहुखंडन होता है। बहुखंडन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। दूसरी ओर यीस्ट कोशिका से कुछ मुकुल, जो यीस्ट कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जो डिवीजन होता है उनमें कुछ मुकुल जो होते हैं, बड्स जो होती हैं वो उभर करके कोशिका से अलग हो जाती हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 8.1 में दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है खंडन। खंडन, तो इसमें देखिए खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें क्रियाकलाप के आधार पर हमें करना है कि किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो और जिसमें तंतु की समान संरचनाएं हों उससे कुछ जल एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर एक अथवा दो तंतु रखिए। इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डाल करके कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप स्पाइरोगायरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे तंतुओं की बात की गई है तो जाहिर सी बात है स्पाइरोगायरा की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें ऊतक के इनके जो टिश्यूज़ हैं उनकी आप पहचान कर सकते हैं, इसे हमें देखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण जैसे स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये जो टुकड़े होते हैं अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव नई व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्रियाकलाप में हमने उसका प्रेक्षण किया था माइक्रोस्कोप में, अगर हम देखेंगे तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा। परंतु ये सभी बहुकोशिक जीव जो होते हैं उनके लिए सत्य नहीं है। ठीक है, वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तथा ऊतक संगठित होकर के अंग बनाते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का जो समूह होता है वो जो है संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है, टिश्यूज का बनाता है। और जो टिश्यूज यानी ऊतक जो होते हैं वो संगठित होकर के अंग का निर्माण करते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ठीक है, और ऐसी सजग जो व्यवस्थित परिस्थिति है उनमें कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक होता है। ठीक है, कोशिका दर कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसका पूरा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे कोशिका फिर टिश्यू से अंग ऐसे हो रहा है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे बात यही कहेंगे कि बहुकोशिक जीव जो होते हैं उनको जनन के लिए अधिक जटिल जो विधि है उसकी ज़रूरत होगी। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्पेशल जो वर्क होते हैं उन्हीं के लिए होती हैं बहुकोशिक जीवों में। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब जाहिर सी बात है बहुकोशिक जीव हैं तो इनमें अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं वो स्पेशल काम को करने के लिए स्पेशल कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो जाहिर है जनन के लिए भी विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होंगी। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तो इसका उत्तर यह है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण, प्रोलिफरेटिंग, ठीक है, तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो।
अगली हमारी हेडिंग है वो है पुनरुद्भवन, पुनर्जनन यानी रीजनरेशन। अब यहाँ पे रीजनरेशन जो होता है वो क्या है, देखिए इसमें पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। पूर्ण रूपेण विभेदित जो जीव होते हैं यानी कि पहले से जो उनका विभेदन हो चुका होगा, डिवाइड हो चुके होंगे, ऐसे जीव जो होते हैं वो अपने कायिक भाग जो होते हैं अपने बॉडी के किसी भी पोर्शन से, उनसे, देखिए बॉडी के दो ही पोर्शन होते हैं, एक कायिक भाग होते हैं और एक जनन भाग होते हैं। तो जननिक जो भाग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें मेनली कायिक जो पोर्शन होते हैं वही जो काम, यानी कि एक ही पेरेंट सेल से वो अपनी कई सारी संतानें बना सकती हैं। ठीक है, दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव छत विछत हो जाता है या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ये पुनरुद्भवन की प्रोसेस में बताया गया है। उदाहरण में जैसे हाइड्रा तथा प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन दिखाया गया है। तो देखिएगा कि हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर लेगा। यही क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इनमें क्या है, अगर अभी यहाँ पे देखिए प्लेनेरिया का दिखाया गया, इसके प्रत्येक हर टुकड़े को, मतलब इस पूरे प्लेनेरिया को 3 टुकड़े में अगर बांटेंगे तो हर टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया का जो है उत्पादन कर देगा। ठीक है, एक नए प्लेनेरिया का विकास कर देगा। तो पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा, और हाँ ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रीजनरेशन है, पुनर्जनन जो है वो सभी जितनी भी कायिक कोशिकाएं उनके द्वारा नहीं होता है, विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। कुछ जो स्पेशल कोशिकाएं अगर नहीं होंगी तो उनका जो है वो फिर जो मतलब कि जो यहाँ पे रीजनरेट हो रहे हैं पोर्शंस, फिर से एक नया जो एक संतान, एक नया जो जीव बनाए दे रहे हैं, वो तभी बना पाएंगे जब उनमें ये जो विशिष्ट प्रकार की जो कोशिकाएं वो जब होंगी। तो पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। अब ये जो कोशिकाओं का ये समूह है, इन्हीं में ही चेंजेस जब होंगे तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं और टिश्यूज बनेंगे। ये जो परिवर्तन होता है ये बहुत ही व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, परिवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, परंतु ये जो पुनरुद्भवन है, जो रीजनरेशन हो रहा है, वो जनन के समान नहीं है। जो जनन की जो प्रोसेस है उसकी समान नहीं। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे ये जो रीजनरेशन की जो कंडीशन कही जा रही है ना, वो उसका सिंपल सा ये यहाँ पे यही एक जो है रीज़न बताया गया है कि प्रत्येक हर जीव जो आपको मिल जाए उसको, उसके भाग को काट करके सामान्यतः जो है नया जीव उत्पन्न हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रोसेस होती है पुनरुद्भवन की, वो स्पेशल जो है कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा ही संपादित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका किसका दिया गया था, प्लेनेरिया और हाइड्रा का दिया गया था। तो अगर जो है सभी कोशिकाओं में होता तो सभी को ही काट काट के छोटा छोटा कर दिया जाता, तो ऐसा नहीं होता ना, कुछ ही में ही होगा। आगे देखिए बडिंग, मुकुलन। मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। इनमें भी पुनर्जनन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की पावर, लेकिन कैसे, बडिंग के फॉर्म में होती है। हाइड्रा में कोशिकाओं की के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार, अब इनमें जो है विभाजन होता रहता है तो एक स्थान पर उभार जैसा विकसित हो जाता है। ये जो उभार होता है यही मुकुल यानी बड, यही जो बड होती है यही वृद्धि करता जाता है और एक नन्हे जीव में ये बदल जाता है। जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो जनक से ये अलग होकर के स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे छोटी सी बड है, ये पूरी एक बड का शेप लेती जा रही है और ये यहाँ पे नन्हा जीव बन गया और धीरे धीरे जब पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा तो ये एक नया जीव होकर के अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं हम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये क्या होता है, ऐसे बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर के नए पौधे को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जड़, तना, पत्तियां ये सब। अधिकतर जंतुओं जैसे के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे जो जंतु हैं उनके विपरीत अगर देखा जाए तो एकल पौधे, कोशिकीय जो पौधे होंगे उनमें इस क्षमता का, वो जो है इस क्षमता का उपयोग करके जनन की जो विधि है उसके रूप में अपनी संतान को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया पर्तन है या कलम लगाकर अथवा रोपड़ जैसी कायिक जो प्रवर्धन, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जो तकनीकें हैं, इनका उपयोग करके कृषि में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। किसके,
कायिक प्रवर्धन के। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अगर बीजों के द्वारा कोई पौधा उगाया गया है तो इसके पूरे पौधे की तैयार होने और बीज लगने और फल लगने में वक्त लगता है। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो चीज़ की जाती है उसमें ये कम समय लेता है, इसमें बीज और फल में कन्वर्ट होने में। यद्यपि पद्धति ये जो पद्धति है वो किस में यूज होती है? केला है, संतरा है, गुलाब है, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की जिनमें जो क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होंगे। ठीक है, कायिक प्रवर्धन जो होता है इसका दूसरा लाभ यहाँ पे यही बताया गया है कि जितने पौधे जो होंगे वो आनुवंशिक रूप से जो जनक पौधे हैं उन्हीं के ही समान होंगे, यानी पेरेंट सेल के इक्वल होंगे, फोटोकॉपी होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्रियाकलाप में यहाँ क्या दिया गया? एक आलू लेकर के उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए, क्या इसमें कुछ गर्त गड्ढे दिखाई दे रहे हैं? उसके बाद आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त हो और कुछ में नहीं हो। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछा करके उसे गीला कीजिए और कलिका यानी गर्त वाला जो हिस्सा है, गड्ढे वाला जो हिस्सा है वो उस टुकड़े को एक ओर तथा बिना गर्त वाले टुकड़े को दूसरी ओर रख दीजिए। अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण कीजिए। ध्यान रखना है कि रुई में नमी बनी रहे। वे कौन से टुकड़े हैं जिनमें हरे प्रारूह तथा जड़ विकसित हो रहे हैं? तो जो गड्ढे वाला जो हिस्सा है उसमें हम देखेंगे कि हरे प्रारूह यानी तने निकलने लगे हैं और जड़ें निकलने लगी हैं। इसी तरीके से ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती हैं उनकी कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होती हैं। कोर ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कलिकाएं विकसित होकर के मृदा में फिर गिर जाती हैं। जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधे का यही कलिका है, नए पौधे का विकास करती हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप देखिए, इसमें क्या है? एक मनी प्लांट लीजिए, इसमें कुछ टुकड़ों इसके जो कुछ टुकड़े लेकर के इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। दो पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए। उसके बाद सभी टुकड़ों के एक सिरे को जल में डुबोए रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है तथा नई पत्तियां निकलती हैं, यही आपको अवलोकन करना है। आप अपने प्रेक्षणों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो भी यहाँ पे आप प्रेक्षण करेंगे उसका आपको निष्कर्ष निकालना होगा। अब हमारी जो यहाँ पे ऊतक संवर्धन है, टिश्यू कल्चर जो है, इसे भी यहाँ पे हम देखें कि आखिर इसमें क्या दिया गया। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधों के ऊतक यानी जो उनके टिश्यूज हैं अथवा उनकी जो कोशिकाएं हैं उनको पौधों के शीर्ष के वर्धमान ग्रोइंग टिप, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, संवर्धन तकनीक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि टिश्यूज़ या उनकी जो कोशिकाएं हैं उनको पौधों के शीर्ष के वर्धमान, पौधों की जो टिप वाला जो पोर्शन है उस भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जा सकते हैं। तो उनके टिप से उनको अलग कर दिया जाए तो उससे जो है उनको नए पौधे उगाए जा सकते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है। कृत्रिम पोषक माध्यम, अब जाहिर सी बात है उनके टिप से उनको अलग कर दिया गया, उसके बाद कृत्रिम पोषक, अब वो पोषण कहाँ से प्राप्त करेंगी? तो कृत्रिम पोषक माध्यम बनाया जाता है आर्टिफिशियली तरीके से और फिर इन कोशिकाओं को उसी में ही रखा जाता है। उससे उनको पोषण प्रदान किया जाता है जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर के अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। अब ये जो कैलस हैं इनको वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थान, अब ये जो कैलस जो पूरा बन गया, अब इनको वृद्धि और विभेदन के लिए कि और ज़्यादा जो है इनमें डिवीज़न हो सके तो इनको हार्मोन वाले जो युक्त एक जो अन्य माध्यम है उनमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर पौधे को फिर मिट्टी में, उसके बाद पौधे को मिट्टी में रोप दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाएं। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे में अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः जो सजावटी पौधे हैं उनके संवर्धन में किया जाता है। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो ऊतक संवर्धन है, जो टिश्यू कल्चर है, उसका यूज़ किस में किया जाता है? मोस्टली सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा सजावटी पौधों के संवर्धन में। अब यहाँ पे देखिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बीजाणु समासंघ यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो अभी वो ब्रेड वाला ना एग्जाम्पल था वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। स्पेशल तरीके की जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें स्पेशल जो रिप्रोडक्टिव जो संरचनाएं हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं या फिर सेल्स कह सकते हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो पाई जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो 8.2 में हमने ब्रेड पर देखा था कि धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी, तो यह राइजोपस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है,
ये जनन के भाग नहीं, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ यानी गोल जैसी संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। मतलब कह सकते हैं कि राइजोपस का ये जो कवक जाल है, जो आपको ब्रेड पर धागे के समान देखने को मिलता है, ये रिप्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं, बल्कि इसमें जो जो ऊपर की ओर उठी हुई जो सूक्ष्म गोले हैं, गुच्छ जो गोली की संरचनाएं हैं, वो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। तो ये कुछ बीजाणुधानी हैं, जिनमें कोशिकाएं, विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। जैसे ही उनको नम सतह या संपर्क में आते हैं, नम सतह के, वो तुरंत ही वृद्धि करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ लैंगिक जनन में क्या क्या चीज़ें हैं? हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि यानी दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। ना तो केवल एक बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और ना ही एक मुर्गी नए चूजे एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा, मेल एंड फीमेल, दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। तो इस लैंगिक जो यहाँ पे जनन दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी सार्थकता क्या है? क्या अलैंगिक जनन की मुख्य सीमाएं हैं, जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं? तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इसमें है लैंगिक जनन प्रणाली क्यों। तो लैंगिक जनन की जो प्रणाली है वो क्यों है? देखिए, एकल पैतृक कोशिका की से जो पैतृक एक जो मदर सेल है, ठीक है, उससे दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की जो कॉपी है उसका बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसे कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है, पूरी तरीके से एकदम अच्छी नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। अब ये जो परिणाम, इसका जो गलतियों का जो परिणाम आता है, वो क्या होता है कि जीव की जो समष्टि है, जीव की जो पॉपुलेशन है, उसमें विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती। ये जो इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो है मतलब जनसंख्या जो भी है, ठीक है, तो जीवों की जो व्यष्टि है वो विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती। जो डिफरेंसेस हैं उनके द्वारा उनको संरक्षित इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, स्पीशीज की समष्टि में जो बनाए जाने वाली जो विभिन्नता है, अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। ठीक है, जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी उतनी ज़्यादा हमें ये जो वेरिएशंस हैं वो किस मेथड से होंगी? तो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होंगी। तो हमें ये देखने को मिलेगा, सार्थक रूप में देखने को मिलेगा। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति, डीएनए की जो कॉपी है इसकी प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है। वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है, मतलब इतनी एक्यूरेट अवश्य है कि जिसमें विभिन्नता यथार्थ नहीं है, लेकिन एक्यूरेट इतनी है कि जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती, परिणामतः कोशिका की मृत्यु हो जाती। सामंजस्य नहीं रख पाती तो कोशिका मर जाती। अतः परिवर्त उत्पन्न करने के प्रक्रम को, यहाँ पे जो वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स जो उत्पन्न किए जा रहे हैं, उनकी प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है? प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित हो जाती हैं। अतः समष्टि के दोनों ओर जो है समष्टि है, इसके दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफ़ी भिन्न होंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि जीवों की संग्रहित, यहाँ पे समष्टि के कोई भी एक पॉपुलेशन दे दी गई जिसमें दो जीव उसमें अगर उससे लिए गए हैं, तो समष्टि के दो जीवों में संग्रहित जो विभिन्नताएं हैं उनके पैटर्न भी काफ़ी भिन्न होंगे अगर उनमें विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, क्योंकि ये सभी विभिन्नताएं जीवित जीवों में पाई जा रही हैं। अतः यह सुनिश्चित है कि ये विभिन्नताएं हानिकारक नहीं हैं। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे। क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं, अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। ठीक है, दो अलग अलग जो जीव हैं उनसे प्राप्त जो डीएनए है उनको समाहित किया जाता है। परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे
तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिका संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। तो इस समस्या के समाधान के लिए कितने तरीके सोच सकते हैं? तो आइए देखेंगे हम इसके, ये जो समस्या हो रही है कि जो गुणसूत्रों की डीएनए की जो संगठन है, वो उनकी जो संख्या है, ठीक है, वो दुगनी जो होती जा रही है, इससे जो उनका नियंत्रण टूटने का जो खतरा है, उसकी जो समस्या का समाधान हमें कैसे मिलेगा? तो देखिए, हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता भी बढ़ती जाती है। टिश्यूज जो हैं वो स्पेशल, हर एक स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल टिश्यू आ जाते हैं। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा कि जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो आप ये समझिएगा कि जो है यहाँ पे मेनली हमें यही देखना है कि विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत ऐसी होती है जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा, जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं अलग होती हैं, कायिक कोशिकाएं अलग होती हैं, ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव है उनकी बात हो रही है। तो कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। तो यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसे अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस जो कहते हैं, ठीक है, मियोसिस डिवीजन कहते हैं, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः यह मियोसिस डिवीजन के द्वारा ही ये जो कोशिका विभाजन के द्वारा ऐसी सेल प्राप्त की जाती हैं। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज यानी जाइगोट बनाती है। तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती। ये जो यहाँ पे बात कही गई है उसका आप सिंपल ये मतलब समझिए कि जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि बॉडी के हर एक पोर्शन, अलग अलग जो पोर्शंस होंगे बॉडी के सेल्स में, जो न्यूक्लियस में उपस्थित जो डीएनए है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो कायिक कोशिकाएं जो होंगी उनमें डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए रहेगा, ठीक है, यानी कि डीएनए जो होगा वो उसकी मात्रा जो होगी वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती है, किसकी बात हो रही है? कायिक कोशिकाओं की बात हो रही है। अगर यही कायिक कोशिकाएं अगर जो आने वाली संतानों में अगर ये जो है जाएंगी और फिर इनका डिवीजन होगा, तो मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डीएनए की संख्या और बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन होता यह है कि जो वो होती है, मतलब कि दो सेल्स होती है ना, देखिए लैंगिक जो जनन होता है उसमें क्या होती है, मेल और फीमेल दोनों के जो है आपस में सेल्स फ्यूज्ड होंगी, तभी एक नई संतान बनेगी। तो वही यहाँ पे एक सवाल उठा कि भाई कायिक कोशिका में जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, तो दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, अगर ये दो जो संतानें वो आपस में मिलेंगी तो इनकी चार नहीं हो जाएगा, तो ये तो बड़ी भाई नियंत्रण खतरे में आने की कंडीशन है। तो इसी वजह से जो जनन कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो मेल में मेल गैमेट जो होता है, फीमेल में जो फीमेल गैमेट होता है, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, या यूं कहें कि उनमें जो ये अर्धसूत्री मियोसिस डिवीजन के द्वारा उनमें सिर्फ क्या होता है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी रहती है। मियोसिस डिवीजन जो होता है जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या अगर फीमेल है तो उसमें जो फीमेल गेमेट होगा उसमें आधे गुणसूत्र होंगे और मेल में मेल गेमेट में आधे गुणसूत्र होंगे। तो ये आधे आधे जब मिलेंगे और जाइगोट बनाएंगे तब उनमें उतना बराबर वो दो जो है बन जाएंगे जितनी एक कायिक कोशिका में होते हैं। तो ये यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया, किसके थ्रू? मियोसिस डिवीजन के थ्रू, ठीक है। आगे देखिए, यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन के द्वारा, यहाँ पे जो जाइगोट जो होते हैं वो जो है मतलब कि वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करेंगे या फिर डेवलप होंगे, उनके द्वारा नए जीव में विकसित होता है, तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं युग्मकों की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, अति सरल संरचना वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो जनन कोशिकाओं की जो आकृति है एवं उनका जो आकार है इसमें विशेष अंतर नहीं होता है। अतः वे समाकृति भी हो सकते हैं, मतलब सेम आकृति के भी हो सकते हैं, परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है जनन कोशिकाओं भी विशिष्ट हो जाती है। जितना ज़्यादा जो है जटिलता बढ़ती जाती है शारीरिक जो शेप होता है, ठीक है, बॉडी की डिज़ाइन में, वैसे ही उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो भी विशिष्ट होती जाती हैं। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है। जो जनन कोशिका जो होती है उसमें एक जो होती है वो अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है, जबकि जो दूसरी होती है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है एवं अधिक गतिशील होती है, मोटाइल होती है। तो जो गतिशील जनन कोशिका होती है उसी को हम नर युग्मक कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, और जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं।
अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के जो युग्मक हैं उनके सृजन की आवश्यकता में नर एवं मादा जो मेल और फीमेल गेमेट हैं उनके विभेद उत्पन्न किए हैं, कि उनकी जो उनमें जो डिफरेंस है कि फीमेल गेमेट है वो कैसा दिखने में है, मेल गेमेट जो है वो कैसा है। ठीक है, कुछ जीवों में मेल और फीमेल गेमेट शारीरिक अंतर भी स्पष्ट, उनमें शारीरिक अंतर जो है वो भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए पुष्पी पौधों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे जो आवृत बीजी होते हैं जिनमें बीज सीड्स होती हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म कहेंगे, उनके जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। जो फ्लावर्स होता है उन्हीं में ही उनके जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो उसी में ही उपस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एक बार फिर से हम देखें। जैसे यहाँ पे दिया गया है बाह्यदल, बाह्यदल ये जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद दल यानी पंखुड़ी आ जाएगी करोला, तो कैलिक्स हो गया, करोला हो गया। उसके बाद आता है पुंकेसर। पुंकेसर कहाँ गया, ये वाला, ये जो होता है पुंकेसर, जिसके दो पार्ट होते हैं ना, तंतु होते हैं, फिलामेंट होता है, परागकोश होता है, एंथर होता है। तो पुंकेसर हो गया जिसको हम जो एंड्रोशियम कहते हैं। स्त्री केसर गाइनोशियम होता है जिसके 3 पोर्शन होते हैं, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी। ठीक, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। और जो यहाँ पे पंखुड़ी एवं बाह्यदल है उनका क्या कार्य होता है, इनका कार्य जो है वो आगे पता चलेगा कि जनन की जो प्रोसेस होती है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग अगर एक फ्लावर में अगर इनमें से कोई एक उपस्थित है, तो ऐसे जो फ्लावर्स होंगे उनको हम एक लिंगी कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। अब इनके एग्जाम्पल में आपका पपीता और तरबूज आ जाएगा। जब पुष्प में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उनको हम उभयलिंगी बाइसेक्सुअल कहेंगे, जिनके एग्जाम्पल में गुड़हल और सरसों है। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण जो होते हैं वो सामान्यतः पीले होते हैं, और आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं, ठीक है, तो जो एंडोशियम जो होता है इसको जब छूते हैं तब आपके हाथ में पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प जो होता है पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, तथा पुष्प का जो मादा जननांग जो होता है फीमेल गेमेट जो होता है वो क्या होता है, स्त्री केसर होता है, गाइनोशियम। ये 3 भागों में बना होता है। आधार इसका उभरा हुआ फूला होता है जिसे अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं। मध्य में लंबा भाग जो होता है वर्तिका स्टाइल होती है। शीर्ष भाग जो वर्तिकाग्र होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, ये प्रायः चिपचिपा होता है। इसमें जो है एंथर से निकलने वाले जो परागकण होते हैं वो जाकर के चिपक जाते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका यानी ओव्यूल होती हैं। ठीक है, तो लॉक्यूल होते हैं बीजांड, ओव्यूल जो है इसमें उपस्थित होते हैं। अब ये जो परागकण द्वारा उत्पादित जो नर युग्मक है, परागकण क्या होंगे, नर मेल गैमेट को जो है उत्पादन उसका करेंगे, वो अंडाशय की अंड कोशिका जो होती है मादा युग्मक से संलयित जाकर के फ्यूज हो जाता है, और जनन कोशिका के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, जिससे नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। अब यही जाइगोट जो होता है वो अपना डिवीजन करके नए पौधे में विकसित हो जाता है। अतः पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र यानी स्टाइल तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो हम उसे स्वपरागण कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक बात ऊपर जो कही गई थी कि जो एंजियोस्पर्म में यहाँ पे जो पंखुड़ी और बाह्यदल के कार्य क्या है वो अभी यहाँ पे पता चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो पहले ये देखिए, अगर एक ही पुष्प में परागकणों के पुंकेसर से जो स्टिग्मा है यानी वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की अगर आवश्यकता होती है, यदि परागकण ये स्थानांतरण एक ही पुष्प में हो रहा है, ठीक है, तो स्वपरागण कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और परंतु एक पुष्प के परागण अगर दूसरे पुष्प मतलब कि दोनों के मेल और फीमेल जो गेमेट्स हैं वो अलग अलग फ्लावर में हैं, तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित हो रहा है, तो ऐसे को हम परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। अब प्राणियों को जो अट्रैक्ट करने का जो काम है ताकि ये जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो सके, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की खास करके, तो ये पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो हमारा जो जो करोला है, पंखुड़ी जिसे कहते हैं, कलरफुल होती है तो उसको अट्रैक्ट करने के काम करती है इंसेक्ट वगैरह को। वही जो कैलिक्स होता है वो क्या करता है, जब सारे जो अंदर के जो मेन पार्ट होते हैं मेल गेमेट, फीमेल गेमेट और जो करोला होता है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जब वो जो फ्लावर होता है वो कली के फॉर्म में होता है। तो हमने दोनों के जो काम थे वो भी हमने देख लिए। अब यहाँ पे देखिए, परागकणों के उपयुक्त जो वर्तिकाग्र है
स्टिग्मा पर पहुंचने पर, जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो इसके पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचाना होता है। यहाँ तक कि देखिए यहाँ पे पहुंच गए, अब इनको हमें मादा युग्मक जो है वहां तक पहुंचाना होगा। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है। अब परागकण से एक नलिका निकलती है, ठीक है, तो ये जो है पराग नली इसको कहेंगे। ये वर्तिका से जो ये स्टाइल है ना, ये वाला स्टाइल से होते हुए बीजांड तक यानी ओवरी तक पहुंचती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज जो जाइगोट बना है उसमें अनेक विभाजन होता है तथा बीजांड में भ्रूण विकसित हो जाता है। अब वही जो बीजांड होता है वो एम्ब्रियो बन जाता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। फिर ये जो बीजांड होता है वो एक कठोर आवरण जो है इसमें विकसित हो जाता है। यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहने का जब ये पूरा एम्ब्रियोनिक स्टेज कंप्लीटली डिवीजन होता जाता है और एक कठोर आवरण जब बन जाता है तो यही जो बीजांड होता है वो किसमें, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। और अंडाशय तीव्रता से, और पूरी जो ओवरी होती है वो तीव्रता से वृद्धि करके एक परिपक्व फल में परिवर्तित हो जाता है। और इस अंतराल में जो बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका या वर्तिकाग्र वगैरह जितने भी ऊपर वाले पोर्शन थे वो सब मुरझा करके गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी अन्य भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? सोचिए, बीजों के बने पौधों को क्या लाभ है। बीजों में भावी पौधा अपने भ्रूण, मतलब ये भावी पौधा जो होता है वो भ्रूण एम्ब्रियो ही होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भित नए प्लांट का जो है निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। यही जो सीड जो बची रहती हैं, यही जो सीड होती हैं, यही आगे जा करके जर्मिनेट करती हैं, अंकुरण होता है और नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्रियाकलाप में देखिए, चने के कुछ बीजों को एक रात तक जल में भिगो दीजिए और अधिक जल को फेंक दीजिए, एक्स्ट्रा जल जो होगा उसको फेंक दीजिए। भीगे हुए जो बीज हैं उनको गीले कपड़े से ढककर एक दिन के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे कि बीज जो है वह सूखे नहीं। बीजों का सावधानी से खोल करके उनके विभिन्न भागों का प्रेक्षण, जब वो पूरी तरीके से जब मतलब भीग चुके हों तो उनको सावधानी से खोल करके उनका प्रेक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण की तुलना कीजिए। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ये बीज पत्र दिखाया गया है, जो इधर जिसमें खाद संग्रह होता है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो प्रांकुर बनता है, जो वही तना बनता है। नीचे वाला जो होता है वो मूलांकुर बनता है, भावी जड़ बनती है। मानव में लैंगिक जनन कैसा होता है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये है। देखिए यहाँ पे, अब तक हम विभिन्न स्पीशीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे। आइए अब हम उस स्पीशीज के विषय में जानें जिनमें हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, इस प्रक्रम को किस प्रकार, ये जो प्रक्रम है वो किस तरीके से कार्य करता है, तो इसी को ही हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिएगा, आइए अब हम स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से प्रारंभ करें। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सीखा है। कक्षा 1 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं, और नए दांत जो निकल जाते हैं वो मतलब कि वो स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध रख सकते हैं, जिसमें ये बताना ना, ये सारे प्रक्रम ये बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी एज में, मतलब कि कैसे हम बड़े हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है, ये बता रहे हैं सारे प्रक्रम की शरीर की वृद्धि हो रही है। ठीक है, परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है। मतलब पूरा एकदम शरीर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं और संवेदना में मेनली परिवर्तन हो जाता है। इमोशंस में बहुत तेजी से बदलाव आता है। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों, जैसे कि कांख जो साइड्स होती हैं या जांघों के बीच जो मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें हेयर्स निकल आते हैं। ठीक है, उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। तो त्वचा जो होती है, जो स्किन होती है, वो अक्सर तैलीय हो जाती है, ऑयली हो जाती है, तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखिए, दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो लड़के एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज दिखाई गई हैं और कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग होते हैं। जैसे लड़कियों में ब्रेस्ट के आकार में वृद्धि होने लगती है, और जो इनकी जो है ब्रेस्ट के जो कलर जो होते हैं उनमें भी चेंजेस, उसका गहरा रंग होने लग जाता है। इस समय लड़कियों में जो मेंस्ट्रुएशन की रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसकी स्टार्टिंग होने लग जाती है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती है, उनकी आवाज़ फटने लगती है क्योंकि इनकी जो वोकल कार्ड जो होती है वो डेवलप हो जाती है। साथ ही दिवा स्वप्न अथवा रात्रि में जो पेनिस होता है उसके आकार में, मतलब उसका आकार जो होता है वो चेंज होने लग जाता है। तो इसे ही दिवा स्वप्न वगैरह ये सारी जो घटनाएं जो होती हैं वो
लड़कों के साथ होने लगती हैं। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से, महीनों में या फिर वर्षों में बहुत ही धीमी गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में मंद गति से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता है। यहाँ पे चेंज, यहाँ पे जो दिया गया है, वो जो चेंजेस है वो तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता है। ठीक है। उदाहरण जैसे लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं। ठीक है, चेहरे पे यानी कि दाढ़ी के जो बाल होते हैं। ठीक है, तथा धीरे धीरे ये वृद्धि एक जैसी हो जाती है और इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। अलग अलग व्यक्तियों में, कुछ लोगों में दाढ़ी, कुछ बॉयज़ जो होते हैं उनमें दाढ़ी जल्दी आ जाती है, कुछ में देर से आती है। तो ये अलग अलग में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। जैसे कि हमारे नाक नक्शे जो होते हैं वो अलग अलग हैं, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न भी, और जो ब्रेस्ट या जो ब्रेस्ट है या जो है पेनिस वगैरह है, उन सब की आकृति एवं आकार भी अलग अलग होते हैं। ये सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। जो सेक्सुअली जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो परिपक्व हो रहे हैं, उसकी पहलू दिखा रहे हैं। ठीक है। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिवर्तनता क्यों परिलक्षित होती है? हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल कोशिकाएं होती हैं, तो इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब लैंगिक जनन में भाग लेने वाली जो जनन कोशिकाएं हैं, उनका उत्पादन भी इसी प्रकार एक विशिष्ट कार्य है। तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है। ठीक है। मनुष्यों में भी इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल टिश्यूज जो होते हैं वो विकसित होते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिक नहीं होती है। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ होते हैं। मतलब कहने का है कि पहले बॉडी की ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर जैसे ही जो शरीर की सामान्य वृद्धि की दर जैसे कम होगी, वैसे ही जो जनन ऊतक हैं, जो रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज हैं, वो परिपक्व होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैच्योर होने लग जाएंगे। किशोरावस्था की इस अवधि को ही हम क्या कहते हैं? यौवनारंभ, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम के किस प्रकार संबंध है, यानी कि जो जनन प्रक्रम है उससे किस तरीके से ये रिलेटेड है। हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन, फ्यूजन होना। ठीक है। यदि यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, यानी कि ये जो है जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं उनके बाहर, बॉडी के बाहर या रिप्रोडक्टिव सेल्स के बाहर भी हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधों में होता है बाहर से। ठीक है। अतः दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा भी, जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण के द्वारा भी, जो है इंटरकोर्स के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, जो प्यूबर्टिक की जो अवधि है उसमें अनेक परिवर्तन, जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न, इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है, प्यूबर्टिक एज स्टार्ट हो गई है। दूसरी ओर यहाँ पे देखिए, दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि जो पेनिस होता है उसकी ऊर्ध्व होने, उसकी खड़े होने की क्षमता। स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है, कि जो शिशु होता है वो माँ की जो है शरीर में जो प्रेगनेंसी के दौरान जो उसमें बॉडी के अंदर रहता है वो काफ़ी लंबे समय तक के रहता है। जन्मों मतलब कि जन्म के बाद, ठीक है, तो स्तनपान करता है, और इन सभी स्थितियों के लिए मादा की जननांगों एवं ब्रेस्ट का परिपक्व होना आवश्यक है। तो अब हम जनन तंत्र जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनके बारे में जानें। तो देखिए, सबसे पहला है नर जनन तंत्र। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग, जो जनन कोशिकाओं को उत्पादित करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को ही हम जनन कोशिकाओं या तो जो है मतलब उनको उत्पादित करते हैं, और उनके निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले, उनके फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होगा, उन जो गैमेट्स हैं, ठीक है, जो
मेल गेमेट या फीमेल गेमेट जो भी हैं, गेमेट को उत्पन्न करने वाले और उनको उस जगह तक पहुंचाने वाले जहां उनका फ्यूजन हो सके दूसरे गेमेट से। तो ऐसे अंगों को ही हम संयुक्त रूप से जनन कोशिका या जनन अंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मेल में होते हैं वो नर जनन तंत्र कहलाते हैं। जैसे नर जनन मेल जो सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स या यूं कहें कि सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर होता है, जो स्टमक होता है उसके बाहर होता है। ठीक है, और वृषण कोण में जो वृषण कोश यहाँ पे दी गई है, यानी कि जो है ये टेस्टिस जो होता है उसमें होता है। इस कारण यह एक इसका कारण यह है कि जो यहाँ पे शुक्राणु होते हैं, ठीक है, तो इसका कारण आखिर ये जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर क्यों है, इसका रीज़न ये है कि इसका कारण ये है कि जो जो शुक्राणु होते हैं, यानी कि जो है स्पर्म्स होते हैं, उनके उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म है उनके मेच्योर होने के लिए जो उनके लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वृषण की जो टेस्टिस है उसकी भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। क्योंकि जो हमारा मतलब कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मेल जो गेमेट है उनमें जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रिलीज करता है। ठीक है, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। शुक्राणु यानी स्पर्म उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था यानी वही प्यूबर्टी की स्टेज उसके लक्षण का भी नियंत्रण करता है। तो ये कह सकते हैं कि जो है मेल सेक्सुअल कैरेक्टर जो दिखते हैं वो किस हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से। इसको रिलीज करने का काम कौन करता है, टेस्टिस से होता है। ठीक है, उत्पादित शुक्राणुओं यानी जो स्पर्म्स हैं उनका मोचन किससे होता है, शुक्र वाहिकाएं जो है वासा डिफरेंस होती हैं, इसको वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा होता है। ये जो वास डिफरेंस होती हैं ये जो मूत्राशय होते हैं, यानी कि आपका तो ये जो वासा डिफरेंस होती हैं ये जो मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली नली से जुड़ करके एक संयुक्त नली बना लेती हैं और इसी को अतः ये जो यूरिथ्रा होता है वो स्पर्म एवं जो यूरिन है दोनों के प्रवाह के लिए एक उभय मार्ग जो है, मतलब एक सेम रास्ता हो जाता है ना, तो उभय मार्ग ही बना लेता है। प्रोस्ट्रेट तथा जो शुक्राशय होते हैं, ठीक है, इनको सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। तो प्रोस्ट्रेट और सेमाइनल वेसिकल अपने स्राव कहाँ डाल देती हैं, वासा डिफरेंस जो शुक्रवाहिका जो होती है उसमें डाल देते हैं, जिससे स्पर्म जो होते हैं उनको एक लिक्विड मीडियम मिल जाता है। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से हो जाता है। साथ ही यह स्राव उनके पोषण भी प्रदान करता है। किसको, स्पर्म्स को। स्पर्म जो होते हैं वो सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इनमें अभी हम लोग ने जो गेमेट के बारे में देखा नहीं था कि हाफ जो इनमें जो डीएनए का मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल हाफ जो है जनन कोशिकाएं जो होती हैं उनमें हाफ होता है। ठीक है, तो मुख्यतः इनमें आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है जो इनकी मोटेलिटी में हेल्प करती है। ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं उनकी ओर तैरने में ये सहायता करती हैं। फीमेल गेमेट की ओर तैरने में ये जो पूंछ होती है वो टेल जो होती है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे मादा जनन तंत्र। इसमें देखिए जो फीमेल जो जनन कोशिकाएं होती हैं या उनको हम कह सकते हैं एग सेल्स जो होती हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय यानी ओवरी में होता है। ये जो ओवरी होती हैं वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। ओवरी जो होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है ना। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है मादा जनन तंत्र का। लड़की के जन्म के समय ही जब जो है जो गर्ल जो होती हैं उनका जब बर्थ होता है उसी समय ही जो ओवरीज जो होती हैं उनमें हजारों एग्स जो होते हैं अपरिपक्व इमेच्योर एग्स उसमें होते हैं। ठीक है, यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टिक स्टेज में कुछ परिपक्व होने लगते हैं, मेच्योर होने लगते हैं। दो में से एक जो अंडाशय, दो ओवरीज होती हैं, इनमें से कोई एक ओवरी जो होती है वो प्रत्येक हर माह एक जो है एग मेच्योर करती है। ठीक है, और महीन अंडवाहिका, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ओवरी होती है यहाँ से अंडवाहिका, इसको जो है फेलिपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, फेलिपियन ट्यूब द्वारा ये जो अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। मतलब कहने का है कि एग्स जो होते हैं ओवरी से फेलिपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय तक ये जो है आपका जो यूटेरस जो होता है, ठीक है, गर्भाशय यानी यूटेरस, तो यूटेरस तक है। तो इसकी प्रोसेस ये समझिए,
जो ओवा होता है वो कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। फिर इस ओवरी को फेलोपियन ट्यूब के द्वारा, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ये कहाँ जाता है, जो यूटेरस होता है वहाँ यानी गर्भाशय तक इसको पहुँचा दिया जाता है। अब बाकी की जो प्रोसेस होती है, गर्भाशय ग्रीवा यानी योनि में खुलता है, जो गर्भाशय जो होता है वो योनि में खुलता है। ठीक है, तो ये पूरी एक स्ट्रक्चर बता दिया कि अब आगे ये जो है एग जो पहुँचा है यूटेरस में, तो उसका आगे होता क्या है। तो देखिए, मैथुन के समय जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, वो योनि मार्ग से स्थापित होते हैं, जहां से ये ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिलकर के जो एक्सेल्स होती हैं उससे मिलकर के ये फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना यानी कि एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज आ जाती है। अब ये जो भ्रूण गर्भाशय में स्थापित, अब ये जो एम्ब्रियो बन गया है ये कहाँ जाता है, यूटेरस में जाकर के स्थापित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, जहाँ ये लगातार विभाजित होकर के वृद्धि करता है। ठीक है, अब इसमें जो है डिवीजन होता जाता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने के लिए अपने पोषण को की तैयारी वो करता रहता है। इसकी आंतरिक परत जो होती है वो मोटी होती है, इनर लेयर जो होती है काफ़ी मोटी होती है, तथा भ्रूण के पोषक हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जो एम्ब्रियो होता है उसको माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक तश्तरी नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि जो यूटेरस होता है उसकी भित्ति में धसी हुई होती है। इसमें एम्ब्रियो की ओर से ओर के जो ऊतक होते हैं, ऊतक प्रवर्ध यानी कि इसमें जो विलाई जैसे उंगलियों, फिंगर जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो विली जो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, मतलब विली जैसे ऊतक यहाँ टिश्यूज होते हैं जो कि, तो देखिए, माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होता है जो कि प्रवर्ध को आच्छादित कर देते हैं। आप यहाँ पे ये समझिए कि ये जो प्रवर्ध यानी कि जो विलाई हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, माँ के शरीर में जो रक्त स्थान होता है वो इसको, जो विलीज होते हैं वो एक मतलब कि काफ़ी जो एरिया जो होता है ब्रॉड एरिया प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, यह माँ के जो भ्रूण है, माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान कर देते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा, अभी वो पूरी तरीके से विकसित तो है नहीं, तो विकासशील है, इसका विकास हो रहा है एम्ब्रियो का, तो इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के द्वारा ही प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ के रुधिर में स्थानांतरण होता है। यानी कि जो है अभी जो एम्ब्रियो है जो कि अभी विकासशील स्थिति में है, अभी डेवलप्ड हो ही रहा है, तो इसका जो स्थानांतरण, अब वो इससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू जो माँ का जो रुधिर है उसी में ही उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने के लिए लगभग 9 महीने का समय लगता है। अब ये जो पूरा जो गर्भाशय, पूरी प्रेगनेंसी के समय जो यूटेरस होता है उसकी पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इसमें है क्या होता है कि जब अंड का निषेचन नहीं होता है, जो ओवा होता है, जब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है। यदि अंड कोशिका का निषेचन यानी कि जो एक्सेल्स है उसका अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये लगभग 1 दिन तक ही जीवित रहती है, क्योंकि जो ओवरी होती है वो प्रत्येक माह एक एग रिलीज करती है। अतः निषेचित अंड की जो एग है, ठीक है, उसकी प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह, क्योंकि अब जो है जो यूटेरस है वो तो अपनी पूरी तैयारी में है कि हर महीने एग का रिलीजन हो रहा है। ठीक है, अब वो जब वो फर्टिलाइज्ड होगा तभी मेनली जो यूटेरस का काम होगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हर महीने जो एग रिलीज हो रहा है तो हर महीने जो यूटेरस होता है वो भी अपनी हर महीने की तैयारी कर रहा है, अतः इसकी अंतः भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, इनर लेयर जो होती है। ठीक है, यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसकी अवस्था में इस परत की भी, ये जो परत जो है स्पॉन्जी होकर के जो एकदम मोटी, काफ़ी मोटी परत जो बन जाती है, इस परत की भी आवश्यकता नहीं होती। भाई जाहिर सी बात है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तब इस लेयर की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो अब ये लेयर क्या होगी, धीरे धीरे करके ये टूट जाती है, और जब ये ब्रेक होगी, कोई चीज़ जब टूटेगी तो ब्लीडिंग होगी, तो यही जो ब्लीडिंग है वो म्यूकस के साथ साथ जो है योनि का जो रास्ता है वहाँ से निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, और इसी को ही हम ऋतुस्राव या रजोधर्म या फिर इसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। ठीक है, तो ये हो गया ये जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, जनन स्वास्थ्य दिया गया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है, एक क्रम के जो है क्रम के अनुसार होता है ये सारी चीज़ें।
अतः ये उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। अतः किसी सीमा यानी आंशिक रूप से लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य हो गया है। इस विषय पर हम सभी किसी न किसी प्रकार का दबाव है। मतलब इस विषय पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो देखिएगा किस किस स्टेज में प्रेशर रहता है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहें या ना चाहें। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में भी हमें सोचना चाहिए कि आखिर ये जो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा उसका उससे क्या, मतलब कि क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने जो रोग का संचरण है, ठीक है, जो डिजीज जो है फैल रही हैं, उनकी संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है। क्योंकि यौन क्रिया के प्रकार जो जो यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, या यूँ कहें कि सेक्सुअल प्रोसेस जो होती हैं, ठीक है, उनमें प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें जीवाणु जनित जैसे रोग हैं, जैसे गोनेरिया है, सिफेलिस है, वायरस संक्रमित। ये जो गोनेरिया सिफेलिस है, ये जीवाणु जनित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम्स की दृष्टि से। और यहाँ पे जो वायरस संक्रमित है, जैसे कि आप यहाँ पे मस्सा देख सकते हैं, या फिर HIV एड्स इसमें शामिल है। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है। देखिए, यहाँ पे जो पेनिस होता है उसके लिए आवरण, या जो मतलब कि अथवा आवरण, एक कवरिंग या फिर कॉन्डोम के प्रयोग से इनमें इनमें से अनेक रोगों के संचरण से कुछ सीमा तक के निरोध बचा जा सकता है। यौन यानी लैंगिक जो क्रिया होती है, ठीक है, उसमें गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी की अवस्था में स्त्री के शरीर में भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है। यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो उसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण रोकने के लिए, जो प्रेगनेंसी है उनके रोकने के लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं। ये गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक ना पहुंच सके। जैसे कि जो पेनिस को ढकने के लिए जो कॉन्डोम योनि में रखने के लिए उसकी युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है कि शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का भी है। हार्मोन को बैलेंस अगर किया जा सके तो इससे भी हो सकता है, जिससे जो एग है उनका वो रिलीज ना हो, ठीक है, अतः फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फिर नहीं होगी। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में, जैसे पिल्स के फॉर्म में होती हैं, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं। अतः इनसे भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां, जैसे कि लूप या फिर कॉपर टी वगैरह जो होती हैं, उनको जो है गर्भाशय यानी कि जो यूटेरस होता है उसमें स्थापित, इसको लगाया जाता है, ठीक है, इसमें स्थापित किया जाता है। परंतु गर्भाशय के उत्तेजन, उसमें जो सेंसिटिविटी होती है, उससे भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि पुरुष की जो वासा डिफरेंस हैं, शुक्रवाहिकाएं हैं, उनको अवरुद्ध, उनको ब्लॉक्ड कर दिया जाए तो जो स्पर्म्स हैं उनका स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्रियों की जो फेलोपियन ट्यूब है उनको, फेलोपियन नलिका जो होती है उनको अवरुद्ध कर दिया जाए तो ओवा जो होता है उसका गर्भ तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। शल्य तकनीक यहाँ पे जो दी गई है, या सर्जिकल जो मेथड्स होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तकनीक है ये पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक की गई ये जो सर्जरी होती है उससे संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे जो गर्भ है उनको हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते। ऐसा गैर कानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है, ठीक है। तो यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारित एक कानूनी अपराध है, हमारे समाज में जो जैसे जो लड़कियां होती हैं, अगर ये पता चल जाए कि जो है लड़की है तो उसको मतलब कि उसका गर्भधारण जो होता है वो मिसगैरेज करा दिया जाता है। तो हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय है। हमने पहले देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। जीव जो है वो अपनी पॉपुलेशन जो है उसकी वृद्धि करते हैं। एक समष्टि, एक पॉपुलेशन में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण
यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कार्य हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर किसी की जीवन स्तर को सुधार नहीं सकते, कोई ना कोई छूट जाएगा। ठीक है, अब वो चाहे भोजन के रूप में हो या किसी भी तरीके से, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है, तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें, तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? तो देखिए, ये था हमारा जो आज का जो ये चैप्टर था, उसमें हम लोग ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़े। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।